हेलो एंड वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एक और करेंगे और ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके लिए क्या गिवन होगा? इसके लिए हमारे पास कुछ डेटा गिवन होगा और पहले हमें उस डेटा को पढ़ना होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला डेटा पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है। रीड द पैसेज गिवन बिलो और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है Coulomb's law states that the electrostatic force of attraction or repulsion acting between the two stationary point charges is given। क्या कह रहा है कि Coulomb's law कहता है कि दो चार्जेस हैं, दो स्टेशनरी चार्जेस हैं। कैसे चार्जेस हैं? स्टेशनरी चार्जेस हैं। इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से दी जाता है। F डिनोट्स द फोर्स। F यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स को। Q1 और Q2 को रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को? Q1 और Q2 चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। R रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस। किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे? R डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे क्या कह रहा है? द फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इज द कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? कांस्टेंट है। in free space and may be taken to be air practically। तो जनरली हम जो यहाँ पे जो मीडियम लेते हैं वो किसको ले लेते हैं बेटे? वो हम एयर को ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं ना, देखो एप्सिलॉन नॉट इज द कांस्टेंट नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। द फ्री स्पेस इज वैक्यूम। क्या है? वैक्यूम। और प्रैक्टिकली हम उसको क्या ले लेते हैं? एयर ले लेते हैं। इफ द फ्री स्पेस इज रिप्लेस्ड बाय अ मीडियम, अगर हम फ्री स्पेस को किसी मीडियम से रिप्लेस कर दे रहे हैं तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखेंगे हम? एप्सिलॉन नॉट के लिखेंगे या फिर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे के क्या है बेटे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या फिर रिलेटिव ये एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी है। ठीक है, अब जो हमने ये डेटा पढ़ा है इस पे बेस्ड है हमारे पास क्वेश्चंस और इन क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्व। ठीक है, देखो क्या रहा है। In the Coulomb's law, F is equals to K Q1 Q2 by R square. Then, on which of the following factor does the proportionality constant K depends? अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन पे बेस्ड है लेकिन है नहीं लिखा हुआ। तो क्या रहा है कि जो Coulomb's law है, यहाँ पे हमारे पास जो Coulomb's law है जो कि है F is equals to K Q1 Q2 upon R square, ये है। On which of the following does the proportionality constant K depends? ठीक है, तो K किस चीज पे डिपेंड करता है बेटा? ये जो K है ये क्या है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है बेटा। ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। और अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट लिख भी लेते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहलाता है ये? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है बेटे मीडियम पे। तो यहाँ पे यही पूछ रहा था कि डाइलेक्ट्रिक मतलब जो ये के है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है के, ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? तो बेटा ये डिपेंड कर रहा है मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर आपने मीडियम बदल दिया तो इस के की वैल्यू क्या होगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मीडियम पे डिपेंडेंट होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट ऑफ फ्री स्पेस। देखो क्या कह रहा है, हमें क्या फाइंड करना है? हमें यहाँ पे फाइंड करना है बेटे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। चलो निकाल लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो पहले सबसे पहले हम इसका जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं। तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या है बेटे? नॉर्मल फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट को इस साइड में भेज देते हैं और एफ को Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और साथ में एफ भी है और 1/4 पाई। 1/4 पाई एक कांस्टेंट क्या होता है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है। तो पहले मैं एप्सिलॉन नॉट की यूनिट लिख लेता हूं। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा कूलम का स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा ये मीटर का स्क्वायर और अपॉन में फोर्स है। तो फोर्स क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, तो इसकी न्यूटन होता है। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी बेटे, इसकी यूनिट होगी कूलम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन और साथ में मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन को भी हम कर लेते हैं किस चीज में? केजी और उसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज में। और कूलम को भी हमें फंडामेंटल में निकालना पड़ेगा। तो देखो कूलम के लिए हम क्या यूज करेंगे? देखो आपको पता है कि I इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपॉन टी। यहाँ पे I क्या है? करंट है। Q क्या है?
चार्ज है, टी क्या है, टाइम। तो करंट या फिर एम्पेयर क्या होता है बेटा, फंडामेंटल यूनिट होती है, कूलाम फंडामेंटल यूनिट नहीं होती। तो इसको लिख लेते हैं एम्पेयर और इसको लिख लेते हैं कूलाम, इसको लिख लेते हैं टाइम। तो कूलाम की जगह हम क्या लिख लेंगे, एम्पेयर और टाइम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कूलाम की जगह क्या लिख लेते हैं, एम्पेयर का स्क्वायर और टाइम का स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में मीटर तो फंडामेंटल है, ठीक है। न्यूटन, न्यूटन को कैसे लिखते हैं बेटे, न्यूटन को हम लिखेंगे केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सेकंड स्क्वायर अपॉन में क्या है, अपॉन में। अच्छा, टी की जगह पे भी हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, टी की जगह पे भी मैं सेकंड स्क्वायर ही लिख लेता हूँ, टी स्क्वायर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो इसकी जगह मैं सेकंड ही लिख लेता हूँ। देखो टी कहाँ से आया था, सी इज इक्वल्स टू ए टी आया था, तो यहाँ पे टी यहाँ पे सेकंड लिख लेते हैं, पहले सी इज इक्वल्स टू ए और ये सेकंड, ठीक है। तो सबकी यूनिट रखी थी तो उसकी भी यूनिट रख लेते हैं, तो सेकंड का स्क्वायर। अब देखो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो क्या होगा, ए स्क्वायर, ये सेकंड यहाँ से नीचे चला जाएगा तो सेकंड की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। ये अपॉन में केजी हो जाएगा और यहाँ पे मीटर क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना, अब देखो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं अब इसका। डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, तो डायमेंशनल फॉर्मूला स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, तो एम एल टी के फॉर्म में लिखते हैं, तो एम एल और टी और साथ में यहाँ पे एम्पेयर भी है इसलिए। अब इनकी पावर्स देख लेते हैं, केजी, केजी की पावर कितनी है, 1 है और वो भी अपॉन में है -1। लेंथ, लेंथ कितना है, टोटल 3 है लेकिन अपॉन में है इसलिए -3। टी, टी टाइम है, टाइम कितना है, 4 है और ए क्या है, ए एम्पेयर है, कितना है, 2। तो ये हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये हो गया बेटे, ठीक है। चलो, अच्छा इसके लिए आपको डायमेंशनल फॉर्मूले का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए तभी आप कर पाओगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस इज 1 कूलम ईच कैप्ट। अच्छा देखो क्या रहा है कि आपके पास दो चार्जेस हैं और दोनों 1 कूलम के हैं, दोनों क्या है, ये भी 1 कूलम का है और दूसरा भी क्या है, 1 कूलम का है। इनको 1 मीटर दूरी पे रखा गया, कितने दूरी पे रखा गया, 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, एफ के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा होगा। तो एफ इज इक्वल्स टू के क्या होता है, 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है, 1। Q2 की वैल्यू कितनी है, 1। डिस्टेंस कितना है, 1। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा बेटा वो हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। ये क्या हो गया, दोनों जो चार्जेस हैं उन पे इतने का फोर्स लग रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू आइडेंटिकल चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 10 kg वेट, ठीक है। कह रहे हैं कि दो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, कितना फोर्स है, 10 मिलीग्राम, मिलीग्राम वेट, केजी वेट नहीं सॉरी, मिलीग्राम वेट के हिसाब से इतना उस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। दे आर 0 पॉइंट, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 0.6 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेविटी कह रहे हैं 10 लेना, अगर आपको ग्रेविटी चाहिए होगी तो 10 ले लेना। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, तो पहले तो मुझे फोर्स को न्यूटन में निकालना पड़ेगा, तो पहले केजी को कर लेते हैं, मिलीग्राम को केजी में कर लेते हैं। तो मिलीग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो बेटे अब कैसे करेंगे, पहले तो हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से हमें 1000 में से करना पड़ेगा तो ये किस में हो जाएगा, केजी में। तो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल कितने हो जाएगा, 10⁻⁵ 10⁻⁵ केजी वेट आ जाएगा, ठीक है। अभी फोर्स चाहिए तो फोर्स क्या होता है, mg मास इंटू ग्रेविटी, मास कितना हो गया 10⁻⁵, ग्रेविटी कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁴ न्यूटन। तो फोर्स कितना हो गया 10⁻⁴ न्यूटन का फोर्स हो गया, कितना हो गया 10⁻⁴ न्यूटन, ये फोर्स हो गया। अब आपके पास फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और दोनों चार्जेस कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो आइडेंटिकल है तो कितना हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें Q की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए बेटे, Q की वैल्यू। तो Q की वैल्यू निकालने के लिए देखो क्या करते हैं हम, Q को अकेला रख देते हैं, बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड में ले जाते हैं, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपॉन के। एफ कितना है 10⁻⁴,
डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 0.6 इंटू 0.6, 0.6 इंटू 0.6। अच्छा, अपॉन के कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 पावर 9 होता है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं। पावर को सॉल्व करते हैं जरा। तो ये पहले यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और यहाँ से भी एक पॉइंट हटाएंगे, तो 2 पॉइंट यहाँ पे लग जाएंगे, तो टोटल पावर 6 हो जाएगी। ये ऊपर 6 है, ये नीचे 9 है, तो ये अपॉन में जाके पावर कितने हो जाएगी 15। तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 अपॉन में 9 इंटू 10 टू दी पावर 15। अब Q की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, Q की वैल्यू चाहिए। Q की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों साइड में रूट ले लेते हैं। तो रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका तो 6 हो जाएगा, इसका 3 आ जाएगा। अच्छा, इसका क्या आएगा, इसका आएगा, इसको हम लिख लेते हैं 10 टू पावर 15 है ना, तो 10 टू पावर 15 को मैं ऐसे लिख देता हूँ 10 टू पावर 14 इंटू 10। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 7 हो जाएगा और एक रूट 10 बच जाएगा। तो इसको काटते हैं, ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 को डिवाइड कर लेते हैं रूट 10 से, रूट 10 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 0.632 और ये अपॉन में था, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, Q की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे Q की वैल्यू आ जाएगी 0.632 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। ये आ गया Q की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई है, Q की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, ये वाला जो लास्ट वाला पार्ट है, इसमें ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस मींस इसमें या ये नीचे वाले में से दोनों में से कोई सा भी एक चूज कर लो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, कूलम्स लॉ फॉर द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्स विद। कह रहा है कि जो कूलम्स लॉ है वो किस फोर्स के साथ रिजेंबल करता है, तो वो करता है बेटे ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ रिजेंबल करता है। किसके साथ रिजेंबल करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ रिजेंबल करता है। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा कूलम्स लॉ क्या होता है कि F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और वहीं पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल होता है G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट था, तो इस कांस्टेंट की जगह पे G है, ये भी कांस्टेंट है। यहाँ पे चार्ज Q है, ये भी चार्ज, यहाँ पे देखो चार्ज की जगह हमने मास ले रखा है। ये भी चार्ज Q है, चार्ज की जगह हमने क्या ले रखा, मास ले रखा, और डिस्टेंस देखो दोनों में सेम है। ठीक है, तो कूलम्स लॉ किस चीज को किससे रिजेंबल करता है, वो ग्रेविटेशनल लॉ या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिजेंबल करता है बेटा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे, और हाँ क्वेश्चन हो चुके हैं इसमें खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन किया, और नए वीडियो में मिलेंगे एक और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, और नई वीडियो में मिलेंगे एक और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के साथ। और मैं कोशिश करूंगा कि हर वीडियो में एक ही क्वेश्चन को कवर करूं, ताकि उसको ठीक तरीके से कवर किया जा सके और बच्चा ठीक से कर भी ले। एक ही वीडियो में ढेर सारे क्वेश्चन करने से बच्चा प्रॉपरली नहीं कर पाता एक भी क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक बने रहिए ज्वारपा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।